हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस का पीवाईक्यू सीरीज कर रहे हैं। ये हमारे वीडियो का पार्ट 9 है। पार्ट 1 से लेके पार्ट 8 तक की वीडियोज को अपलोड किया जा चुका है। आप लोग उसको चैनल में या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसका डिटेल एक्सप्लेनेशंस के साथ सॉल्व करते हैं। तो पहला देखते हैं क्वेश्चन आज का। अरेंज द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशंस कब बने हैं उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको रखना है। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक जो बना था ये बना था आपका 2014 में। इप्सा बना था 2003 में। G7 जो ऑर्गेनाइजेशन बना था ये 1975 में बना था। और G20 जो ऑर्गेनाइजेशन है ये आपका 1999 में बना था, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन, यानी थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फिर फर्स्ट, ये जो हो तो इसका सही क्रोनोलॉजी है। देख लेते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो करेक्ट क्रोनोलॉजी का ऑर्डर हो गया। सबसे पहले G7 बनता है। ये 1975 में इसको फाउंड किया जाता है। ये इनफॉर्मल फोरम्स है। इसमें 7 मेजर इंडस्ट्रियलाइज्ड डेमोक्रेसीज कंट्रीज हैं। ये है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स। फिर सेकंड नंबर जो G20 है इसको 1999 में बनाया गया था, 1999 में। ये फोरम है लीडर्स ऑफ 20 मेजर इकोनॉमीज का, जिसमें G7 कंट्रीज इंक्लूड है और साथ ही साथ अदर जो 13 सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक है कंट्रीज हैं उनको इंक्लूड किया गया है G20 में। इफ्सा क्या है? इफ्सा को 2003 में बनाया गया था। ये ट्राइलेटरल फोरम है, 3 कंट्री को फोरम है। इसमें इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका है। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक इसको 2014 में बनाया गया था। इसमें ब्रिक्स जो कंट्रीज हैं वो है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल वाज इन्फोर्स्ड। क्योटो प्रोटोकॉल को कब इन्फोर्स में लागू यानी कब लागू हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया गया था 1997 में और जो इन्फोर्स में आया या लागू हुआ वो 2005 में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा आपका? 2005 में। तो क्योटो प्रोटोकॉल वाज इन्फोर्स इन 2005। इसको अडॉप्ट किया गया था 1997 में। इसको जो तो 55 कंट्रीज के द्वारा रेटिफाइड करना था, जिसके कारण इसको इन्फोर्स होने में लेट हो गया। ठीक ना। इसमें जो 1999 में जो वर्ल्ड की ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कर रहे थे उनमें 50% जो कंट्रीज हैं लगभग जो अकाउंट कर रहे हैं 50% ग्रीन हाउस गैस इमिशन में, उनको शामिल किया जाना था। यूनाइटेड स्टेट्स जो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट इमिटर है ग्रीन हाउस गैस का, उसने क्योटो प्रोटोकॉल को कभी भी रेटिफाइड नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इंडिया ज्वाइन एज ए मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। इंडिया ने कब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का मेंबर के रूप में ज्वाइन करता है? तो ये 1 जनवरी 2019 को। इसके लिए जो इलेक्शन होता है, इंडिया वाज इलेक्टेड एट द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल 15 अक्टूबर 2018 में, मतलब इलेक्शन इलेक्टेड होता है। और 3 इयर्स का जो इसका टर्म शुरू होता है वो 1 जनवरी 2009 से होता है। इंडिया 15 कंट्रियोज में है जो काउंसिल में इलेक्ट किए गए हैं। ये जो ह्यूमन राइट यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है ये 47 मेंबर स्टेट्स की काउंसिल है। ठीक। इस काउंसिल का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रमोट करना है और प्रोटेक्ट करना है ह्यूमन राइट्स अराउंड द वर्ल्ड। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। यहाँ लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आपको मैच कराना है। लिस्ट 1 में आपके ऑर्गेनाइजेशंस दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में नंबर ऑफ मेंबर स्टेट्स, उसमें कितने मेंबर्स हैं उसको दिया गया है। तो आपको मैच कराना है। पहला है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। जो इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स है इसमें 15 मेंबर्स हैं। साउथ अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी, इसमें आपके 16 मेंबर हैं। इकोनॉमिक कम्युनिटी सेंट्रल अफ्रीकन स्टेट्स, इसमें 12 मेंबर हैं। ईस्टर्न अफ्रीकन कम्युनिटी ये जो है इसमें आपके 6 मेंबर स्टेट्स हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन हो गया ना, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट। देख लेते हैं जो इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्टर्न अफ्रीकन है इसमें 15 मेंबर स्टेट्स हैं। साउथ अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी है इसमें 16 मेंबर हैं। द इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन स्टेट्स है इसमें 12 मेंबर स्टेट्स हैं। और ईस्टर्न अफ्रीकन कम्युनिटी जो है उसमें 6 मेंबर स्टेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टू आर करेक्ट रिगार्डिंग द राइट टू डेवलपमेंट। राइट टू डेवलपमेंट के बारे में इन 4 में से कौन से 2 स्टेटमेंट्स सही है वो पता लगाना है। पहला है
द डिक्लेरेशन ऑन द राइट टू डेवलपमेंट वाज अडॉप्टेड बाय जनरल असेंबली इन 1986। राइट टू डेवलपमेंट को जनरल असेंबली के द्वारा 1986 में अडॉप्ट किया गया था, सही है। दिस इज एन इनएलिएनेबल ह्यूमन राइट्स, तो राइट टू डेवलपमेंट आपका इनएलिएनेबल ह्यूमन राइट्स है, ये भी सही है। इट फाउंड नो प्लेस इन 1993 वियना डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन। तो वियना डिक्लेरेशन और प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो 1993 में होता है, इसमें राइट टू डेवलपमेंट को भी शामिल किया गया था, ठीक है। 1919 में द कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स एस्टैब्लिश अ वर्किंग ग्रुप टू मॉनिटर इट्स प्रोग्रेस। तो वर्किंग ग्रुप जो कमीशन ऑन ह्यूमन राइट द्वारा इटेब्लिश किया गया था, ये 1990 में नहीं अडॉप्ट किया बनाया गया था, बल्कि इसको बनाया गया था, इटेब्लिश किया गया था 1998 में। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट है वो सही है, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। तो जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ए नंबर ऑप्शन होगा, यानी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो डिक्लेरेशन ऑफ राइट टू डेवलपमेंट अडॉप्ट किया गया था जनरल असेंबली के द्वारा 1986 में। ये जो है तो इनएलिएबल ह्यूमन राइट्स राइट टू डेवलपमेंट जो वियना डिक्लेरेशन एंड एक प्रोग्राम ऑफ एक्शन हुआ था, ये 1993 में किया गया था वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट। इसमें राइट टू डेवलपमेंट को रीअफर्म किया गया था, ठीक ना। और जो कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो वर्किंग ग्रुप को जो इटेब्लिश किया था वो 1998 में इटेब्लिश किया था। इसका काम था मॉनिटर करना प्रोग्रेस टू राइट टू डेवलपमेंट। इसमें जो वर्किंग ग्रुप में जो है तो 15 एक्सपर्ट होते हैं डिफरेंट कंट्रीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बिकमिंग एक्नॉलेज न्यूक्लियर पावर। तो यहाँ पर कुछ स्टेट्स दिए गए हैं, वो न्यूक्लियर पावर्स कब बनते हैं उसको आप लोग सिक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी नंबर ऑप्शन है, यानी सबसे पहले अमेरिका, फिर उसके बाद सोवियत यूनियन, फिर उसके बाद ब्रिटेन के पास न्यूक्लियर पावर आती है, फिर फ्रांस के पास, फिर चाइना के पास। देख लेते हैं ये किस ईयर में कौन सी कंट्री न्यूक्लियर पावर स्टेट्स बनती है। यूनाइटेड नेशन जो न्यूक्लियर कंट्री बनती है वो 1945 में बनती है। सोवियत यूनियन के पास न्यूक्लियर पावर आता है 1949 में। यूनाइटेड किंगडम के पास 1952 में, फ्रांस के पास 1960 में, और चाइना के पास 1964 में। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है विच चैप्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस डील विथ पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। जो पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट है यूनाइटेड नेशंस चार्टर के किस चैप्टर में दिया गया है। तो चैप्टर 4 जो है यूनाइटेड नेशंस का, उसमें पैसिफिक सेटलमेंट डिस्प्यूट के बारे में दिया हुआ है। तो आंसर देख लेते हैं। चैप्टर 4 जो है तो यूनाइटेड नेशंस का चार्टर का डील करता है पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट से, ठीक ना। फिर चार्टर जो चैप्टर 1 है चार्टर का वो करता है पर्पज एंड प्रिंसिपल्स के बारे में बताता है यूनाइटेड नेशंस के, ये आर्टिकल 1 और 2 में दिया गया है। चैप्टर 2 जो है उसमें मेंबरशिप के बारे में बात की गई है, जो आर्टिकल 3 से लेकर 6 तक में दिया है। और चैप्टर 3 जो है यूनाइटेड नेशन चार्टर का वो उसके आर्गन्स जो है उनके बारे में बताता है, जो आर्टिकल 7 और 8 में दिया गया है। यहाँ पर असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, असर्शन दिया गया है उसको देखना है, फिर देखना है क्या रीजन उसका सही है कि नहीं। पहले देख लेते हैं असर्शन। द कोल्ड वार एंड डीकॉलोनाइजेशन प्रोसेस। कोल्ड वार जो चल रहा था और डीकॉलोनाइजेशन प्रोसेस उस समय भी चल रहा था, कई कंट्री डीकॉलोनाइज हो रही थी वर्ल्ड वार सेकंड के बाद। तो कहा गया है कि डिस्करेज मोर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट बाय यूनाइटेड नेशंस विद इन स्टेट। जो यूनाइटेड नेशंस का स्टेट्स के साथ इन्वॉल्वमेंट है उसको डिस्करेज कर रहा था। तो ये ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि स्टेट्स हैव जो, अब इसका रीजन देख लेते हैं। असर्शन तो सही है, रीजन क्या है? स्टेट्स हैव नेशनल इंटरेस्ट एज इट्स प्राइम इंटरेस्ट। क्योंकि जो नेशनल इंटरेस्ट है, क्या उनके जो प्राइम इंटरेस्ट है उनका प्राथमिकता में नेशनल इंटरेस्ट था। तो ये भी सही है, जितने भी स्टेट्स है उनके जो है तो इंटरेस्ट अपने राष्ट्रीय हित प्राथमिकता में थे। तो यहाँ पर रीजन भी आपका सही है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट सार्क। सार्क के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, रसिया आर ऑब्जर्वर्स, गलत है। प्रमोट एंड स्ट्रेंथ कलेक्टिव डिफेंस अमंग मेंबर स्टेट। जो सार्क का काम है वो कलेक्टिव डिफेंस को प्रमोट और स्ट्रेंथ करना है, नहीं, बल्कि ये सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल जो है तो कलेक्टिव पर कार्य करता है, ना कि कलेक्टिव डिफेंस पर, ठीक। सार्क का काम। इंडियन बिकम्स सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क ट्वाइस। क्या इंडियन जो तो सेक्रेटरी जनरल बने सार्क के 2 बार, ये भी सही है। सेकंड समिट ऑफ सार्क वाज हेल्ड इन इंडिया। इंडिया में सार्क का
सेकंड सबमिट होता है, ये भी ट्रू है। तो पहले और दूसरा जो स्टेटमेंट है यहाँ पर गलत है, और सी और डी जो स्टेटमेंट है या तीसरा चौथा वो सही है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा सी नंबर होगा, यानी सी और डी स्टेटमेंट। तो देख लेते हैं, करेक्ट आंसर होगा सी और डी स्टेटमेंट। ए और बी फॉल्स है, क्योंकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रसिया इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स नहीं है। और जो पर्पज है सार्क का वो करना है प्रमोट और स्ट्रेंथ करना है कलेक्टिव इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट को मेंबर स्टेट्स के बीच, ना कि कलेक्टिव डिफेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has argued that the far from an objective reality international politics is world of our making। तो इनमें से कौन से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की थ्योरीज है जो कहती है कि वर्ल्ड ऑफ अवर मेकिंग, जैसा हम वर्ल्ड बनाए हैं उस तरह बना है? रियलिस्ट, फेमिनिस्ट, आइडियलिस्ट या कंस्ट्रक्टिविस्ट? तो यहाँ पर ये जो है ये स्टेटमेंट कंस्ट्रक्टिविस्ट से संबंधित है। उन्होंने ही कहा है कि वर्ल्ड जैसा हम आइडिया और बिलीफ रखते हैं उसी प्रकार वर्ल्ड बनता है, ठीक ना। तो कंस्ट्रक्टिव आर्ग्यू दैट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज वर्ल्ड ऑफ आवर मेकिंग, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो हमारे द्वारा बनाई गई है। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका मानना है कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो हमारे आइडियाज और बिलीफ्स के द्वारा शेप होती है, ठीक ना। ये बिलीव करते हैं, दे बिलीव दैट वे वी अंडरस्टैंड द वर्ल्ड एंड वे वी इंटरेक्ट विथ ईच अदर क्रिएट द रियलिटी ऑफ पॉलिटिक्स। यानी जिस प्रकार से हम वर्ल्ड को समझते हैं कोई भी कंट्री, और जिस प्रकार से कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री के साथ इंटरेक्ट करती है, वही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की रियलिटी को क्रिएट करता है। तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट के मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट पता लगाना है। पहला है, India's link west policy is an attempt to reconnect the western world। इंडिया की जो लिंक वेस्ट पॉलिसी है वेस्टर्न वर्ल्ड से रिकनेक्ट करना है? नहीं, वेस्टर्न जो हमारे नेबर्स हैं उनके कनेक्ट करना है लिंक, इंडिया की लिंक वेस्ट पॉलिसी का उद्देश्य। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट जो है तो आपका रंग है। प्रोजेक्ट मौसम इज एन इंडियन इनिशिएटिव फॉर मैरीटाइम कोऑपरेशन इन इंडियन ओशियन रीजन। तो ये सही है, जो प्रोजेक्ट मौसम है इंडियन ओशियन रीजन में मैरीटाइम कोऑपरेशन करने के लिए लॉन्च किया गया है इंडिया के द्वारा। तो यहाँ पर बी स्टेटमेंट अभी सही है। ऑपरेशन राहत वाज कंडक्टेड बाय इंडिया टू फ्रॉम लीबिया। लीबिया से नहीं बल्कि यमन से किया गया था। यमन में जो भारतीय फंसे हुए थे उनको बाहर निकालने के लिए 2015 में किया गया था। यहाँ पर सी नंबर भी आपका स्टेटमेंट गलत है, ए भी गलत है, ठीक। फिर डी नंबर ऑप्शन से स्टेटमेंट है, इंडिया हैज बिकम ए मेंबर ऑफ एससीओ। तो इंडिया जो है तो अब इंडिया जो है तो एससीओ का मेंबर बन गया है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी और डी दिया हुआ है वो आपका करेक्ट होगा। देख लेते हैं, जो करेक्ट आंसर होगा वो बी और डी होगा। लिंक वेस्ट पॉलिसी को लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा 2014 में। ये जो है तो इंडिया के जो वेस्टर्न नेबर्स कंट्रीज हैं उनके साथ हमारे कल्चरल टाइज या अपने रिलेशंस को मजबूत करना था, और स्पेशली जो पर्सियन गल्फ कंट्रीज हैं उनके साथ। प्रोजेक्ट मौसम जो है उसको इंडिया का इनिशिएटिव है जो मैरीटाइम कोऑपरेशन करने के लिए बनाया गया है इंडियन ओशियन रीजन में। ऑपरेशन राहत जो है, ऑपरेशन राहत एक ऑपरेशन है इंडियन आर्मी आर्म्ड फोर्स के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। ये जो इंडियन भारतीय वहां फंसे हुए थे यमन में, उनको बाहर निकालने के लिए 2015 में यमन में क्या होता है, मिलिट्री इंटरवेंशन किया जाता है सऊदी अरब और उसके जो एलाइज कंट्री हैं उनके द्वारा। इसको यमन क्राइसिस भी कहा जाता है। एससीओ क्या है? एससीओ जो तो एक संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज अ रीजनल सिक्योरिटी, एक रीजनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसको फाउंड किया गया था 1996। इसमें 8 मेंबर्स स्टेट्स हैं वर्तमान में, जिसमें चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान आते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे जरूर बताइए। साथ ही साथ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो इस तरह के जो एनालिसिस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वो आपको मिलता रहे। अब हम लोग आगे जो है तो इसमें अन्य जो यूनिट्स हैं हम आपके यूजीसी नेट्स की उसको भी हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू।